Beta, in this lecture, we are going to go ahead and we are going to talk about the transformation of Indian agriculture. ठीक है. सबसे पहले बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एग्रीकल्चर इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड अभी भी वी नो दैट मेजॉरिटी ऑफ द when we talk about majority of contribution of employment, so that comes basically from the agricultural sector in India. ठीक है. अब इसी एग्रीकल्चरल सेक्टर में वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज एन इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फार्म एंड नॉन फार्म सेक्टर. और ये इंटरडिपेंडेंस के बारे में जब हम बात करते हैं, सो देयर हैव बीन वेरियस पर्सपेक्टिव्स दैट हैव बीन गिवन. बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिए गए हैं. जो सबसे पहला पर्सपेक्टिव है वो बेसिकली दिया गया है अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी बाय हर्शमैन. ठीक है. ये कहता है कि एग्रीकल्चर की जो है उसकी जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं वो बहुत ही वीक हैं. बैकवर्ड लिंकेज क्या होता है कि जब एक इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उसकी वजह से अगर उसकी पिछली इंडस्ट्रीज ग्रो करें, मतलब जो उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही हैं, अगर वो इंडस्ट्रीज ग्रो करें तो उसको हम बोल देते हैं बैकवर्ड लिंकेज. और अगर इसकी वजह से इसके आगे वाली इंडस्ट्रीज ग्रो करें तो इसको हम बोल देते हैं फॉरवर्ड लिंकेज. बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट एग्रीकल्चर हैज अ वीक बैकवर्ड लिंकेज. माने अपनी वजह से वो उसके जो पीछे वाले सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ को लिमिटेड कैपेसिटी में ही ग्रो कर पाएगा, उनमें वो लिमिटेड ग्रोथ ही लेके आ पाएगा. दिस implies that agriculture cannot serve as a leading sector for economic transformation. तो हर्षमैन ने ये बोला कि क्योंकि इसकी जो बैकवर्ड लिंकेज है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, जो इसका बैकवर्ड सेक्टर जो इसकी वजह से जो पीछे वाले सेक्टर्स हैं वो इतना ग्रो नहीं कर पाएंगे. माने हम एग्रीकल्चर को लीडिंग सेक्टर की तरह नहीं देख सकते हैं. सेकेंडली बेटा, जो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होगा दैट इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एज अ ड्राइवर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब इसी की हर्चमैन की अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी के अगेंस्ट हमारे पास एक और ग्रोथ थ्योरी आती है जिसको हम बोल देते हैं, जो इसके ऑपोजिट चलती है, जो ये बोलते हैं कि अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए तो उसके लिए पहले आपको एग्रीकल्चर को डेवलप करना जरूरी है. और ये थ्योरी आती है काल्की, कुजनेट, इन सब ने दी हुई. तो ये क्या बोलते हैं कि अगर मुझे अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रो करना है तो इसके लिए बहुत एसेंशियल है कि पहले मैं अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को ग्रो करूं. इट प्रोवाइड्स कैपिटल, लेबर एंड मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो ये बोलता है कि हमें जो भी कैपिटल, लेबर चाहिए या हमें जो भी मार्केट चाहिए वो बेसिकली हमारी इंडस्ट्रीज के लिए एग्रीकल्चर से ही आएगी. अब बेटा जो इसका थर्ड हमारा पॉइंटर है वो है इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड इन एग्रीकल्चर ऑन इंडस्ट्रियल प्रॉफिट. ये इसका तीसरी थ्योरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड. तो लुइस ने 1954 में ये बोला कि इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल ट्रेड में रिड्यूस इंडस्ट्रियल प्रॉफिट एज हायर फूड प्राइसेस कुड रेज वेज एंड प्रोडक्शन कॉस्ट. मतलब जब हम अपने एग्रीकल्चर के ट्रेड को बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर का जो भी आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, उनके फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे. और जब फूड प्राइसेस बढ़ेंगे तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगी. जब इन्फ्लेशन आ जाएगी तो लोग ज्यादा वेजेस डिमांड करेंगे. और जब ज्यादा वेजेस डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी. और अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियल के प्रॉफिट कम हो जाएंगे इंडस्ट्रीज के, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है. So basically, what it argued is that increase in agriculture can actually reduce industrial profits. Another theory was given by Calder. He countered this by asserting that improved agriculture terms of trade would increase demand for industrial good, benefiting economic growth. उन्होंने इसका ऑपोजिट बोला. उन्होंने बोला जब एग्रीकल्चरल गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, राइट, इससे एक्चुअली इंडस्ट्रियल गुड्स का भी डिमांड बढ़ेगा. भाई अगर लोगों के पास वेजेस ज्यादा होंगी तो वो डिमांड भी तो इंक्रीज करेंगी. और जब डिमांड इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल गुड्स के भी प्राइसेस इंक्रीज होंगे और प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे और ग्रोथ भी आएगी. फिर थ्योरीज आई बेटा विच इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल चेंज इन एग्रीकल्चर एंड रूरल नॉन फार्म सेक्टर. इसमें हमारी पहली थ्योरी आती है बेटा जॉनस्टन एंड मेलर की. इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन ड्राइविंग नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रोथ. तो उन्होंने भी यही बोला
कि एक्चुअली एग्रीकल्चरल ग्रोथ से नॉन एग्रीकल्चरल ग्रोथ इंक्रीज होती है। एंड दूसरी थ्योरी हमारी आती है मेलर लिडहोम किल्बी की, which emphasize that change within agriculture and rural non-farm sector development are crucial for economic transformation। तो उन्होंने ये बोला कि अगर हमें इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना है, अगर हमें इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एग्रीकल्चर और नॉन फार्म सेक्टर के जो बीच का रिलेशनशिप है उस पे एम्फेसाइज करें। ओके, नाउ लेट us go ahead and let us talk about employment and labor productivity challenges in the agricultural sector। तो बेटा अब हमें ये देखना होगा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो शेयर है टोटल एम्प्लॉयमेंट में, वो बहुत ही स्लो रेट से डिक्लाइन कर रहा है। मतलब अभी भी एम्प्लॉयमेंट में उसका शेयर हाई ही है, बट जीडीपी में उसका शेयर बहुत फास्ट रेट से डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, सो जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया, बट एम्प्लॉयमेंट में उसका कंट्रीब्यूशन कम डिक्लाइन हुआ है। लेबर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर रिमेन्स लोअर इन नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, लीडिंग टू इनकम डिस्पैरिटी। अब क्या हो रहा है कि हमने देखा है कि लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी कम है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। और उल्टा हमने ये भी देखा है दैट वी हैव हर्ड समथिंग कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो हमने देखा है कि इस सेक्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही हाई है। Even as agricultural employment elasticity decline, absolute number of rural labor remain high, hindering structural transformation। ठीक? तो अब हमने ये देखा कि जो टोटल नंबर ऑफ रूरल लेबरर्स हैं वो बहुत ही हाई है, ऑल्दो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी डिक्लाइन हुई है। मतलब we can go ahead and we can see that the people who are responding to agricultural employment वो कम हुआ है, but total number of people working in the rural sector they are high only। So now the question is, what are the solution for improving the productivity in the agricultural sector? कैसे हम agricultural sector का productivity increase कर सकते हैं? The first is structural reforms in agriculture। ठीक है, कुछ रिफॉर्म्स लेकर आओ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करो, बेटर बेटर लैंड रिफॉर्म्स लेकर आओ कुछ। सो सब ब्रिंग सम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। डेवलपमेंट ऑफ रूरल नॉन फार्म सेक्टर, फार्मिंग से थोड़ा अलग लेके जाओ, किसी और सेक्टर में डाइवर्सिफाई करो। माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज, कुछ लेबर्स को अर्बन एरिया में लेकर आओ, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। Many countries struggle with managing this transformation efficiently due to low income agricultural population and political changes। तो ये देखा गया है कि एग्रीकल्चर में अभी भी बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रीज नहीं लेके आ पा रही हैं। एंड अभी भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो लो इनकम कंट्रीज हैं जहां पे एग्रीकल्चर स्ट्रगल कर रहे हैं। राइट, नाउ बेटा वी नीड टू ऑल्सो गो अहेड एंड वी नीड टू ऑल्सो सी what is the role of agriculture in food security, climate change, and sustainability? First of all, agriculture is very important when we want to ensure food availability and nutrition। Of course, अगर हमें चाहिए कि nobody sleeps hungry, अगर हमें फूड सिक्योरिटी चाहिए तो उसके लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, क्लाइमेट चेंज अडेप्शन एंड मिटिगेशन। अगर हमें क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करना है, जो भी क्लाइमेटिक चेंज हो रही हैं, अगर हमें उन्हें रिजोल्व करना है तो उसके लिए भी एग्रीकल्चरल सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। पॉवर्टी रिडक्शन, अब क्योंकि हमें पता है कि मेजरली कंट्रीज अभी भी एग्रीकल्चरल सेक्टर पे डिपेंडेंट हैं, देयरफॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलप होना बहुत जरूरी है टू रिड्यूस पॉवर्टी। इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, एग्रीकल्चर रिमेन्स अ क्रूशियल फैक्टर इन अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो अभी भी इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब है? टू ग्रो द पुअर पीपल, एंड मेजोरिटी ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर हम इसको ग्रो करेंगे ऑटोमेटिकली पुअर पीपल ग्रो करेंगे एंड देयर विल बी इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बेटा एग्रीकल्चर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी लिंक्ड है, SDG 2।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2। और उसका क्या काम है, क्या बोलता है वो गोल? इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी, इंश्योर करने की सस्टेनेबल ग्रोथ हो। ठीक है। जब हम एग्रीकल्चर को ग्रो करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे भी फोकस करते हैं। जैसे हंगर को कम करना, माल नरिशमेंट को कम करना, क्लाइमेट चेंज को डील करना, जेंडर इक्वालिटी लेके आना, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत वुमेन भी है। इसी से रिलेटेड इंडिया में एक प्रोग्राम भी बजट में लॉन्च हुआ था जिसको हमने ड्रोन दीदी बोला, जिसमें विमेन को एग्रीकल्चरल ड्रोन्स दिए गए और उन्हीं के नाम पे ही दिए गए ताकि हम उनको एम्पावर कर पाए। नेचुरल रिसोर्स प्रोटेक्शन, सॉइल प्रोटेक्ट कर रहे हो आप, वाटर प्रोटेक्ट कर रहे हो, जॉब क्रिएशन। तो बेसिकली एग्रीकल्चर को ग्रो करने से हम बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे भी काम करते हैं। चैलेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो अब हमें देखना है कि इंडियन एग्रीकल्चर के क्या चैलेंजेस हैं। फर्स्ट, combat 2025 and sustainable development goal. combat to com, Compact 2025 is initiative to aim hunger and undernutrition। तो हमारा काम एम था कि 2025 तक हम हंगर को खत्म करें और अंडर नरिशमेंट को भी खत्म करें। एक्चुअली तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक अचीव करने थे, बट इंडिया ने एम किया था कि हम 2025 तक इसको अचीव करेंगे। अ क्रिटिकल क्वेश्चन इज, हाउ कैन एसडीजीज बी अचीव्ड व्हाइल पीपल आर स्टिल हंग्री? तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैसे अचीव करें अगर लोग अभी भी भूखे सो रहे हैं, हंगर में सो रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडिया हैज अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हमने देखा कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया था तो ऑटोमेटिकली इंडिया में फूड ग्रेन्स में हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। मतलब हमें बाहर से फूड इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। However, Green Revolution had some limitations. It neglected rain-fed areas and nutritional crops। उसने सारी क्रॉप्स पे काम नहीं किया, राइस और व्हीट पे ही काम किया, मिलेट्स पे काम नहीं किया। Did not sufficiently address resource poor farmer। उसने सिर्फ फिक्स्ड एरियाज में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, जैसे पंजाब, जैसे यूपी, बट हमने हर फार्मर को डील नहीं किया। राइट। लेड टू इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने अलाउ किया कि आप कितना भी ग्राउंड वाटर यूज कर सकते हो, कितना भी आप सॉइल को यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ गई, लाइक सॉइल डिग्रेडेशन, ओवर यूज ऑफ वाटर एक्सेट्रा। चैलेंजेस फेस्ड बाय एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो अब हमें ये देखना बेटा कि व्हाट आर द चैलेंजेस विच आर फेस्ड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया। फर्स्ट, लो जीडीपी कंट्रीब्यूशन एंड हाई एम्प्लॉयमेंट। अब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का बहुत कम है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल अभी भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयड है। माने ये लोग जो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में वो सही से आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो रहे। सो देयर इज देयर इज लो प्रोडक्टिविटी एंड इनएफिशिएंसी इन दिस सेक्टर। इस सेक्टर में लो प्रोडक्टिविटी और इनएफिशिएंसी है। ठीक है। सेकंड बेटा, एग्रेरियन डिस्ट्रेस एंड लो ग्रोथ। अब हमने देखा है कि ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर इज ओनली 2.5% पर एनम। ठीक है। प्लस प्लस फार्मर्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा उनको लोन्स है उनके ऊपर, उनको अच्छा पैसा भी नहीं मिलता है जिसकी वजह से वो सुसाइड्स कर रहे हैं। प्लस हमने देखा है कि फार्म इनकम बहुत ही कम है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। राइट। देन देर आर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, सस्टेनेबिलिटी इशू, जैसे सॉइल इरोजन, यील्ड बहुत अच्छा नहीं है, वाटर लॉगिंग हो जाता है एग्रीकल्चर में, प्राइस वॉलेटिलिटी, फिक्स्ड प्राइस नहीं मिलता क्रॉप्स के लिए, प्राइस बहुत ही वॉलेटाइल है, बहुत ही कभी ज्यादा मिलता है कभी कम मिलता है। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, हमने देखा है कि लैंड बहुत फ्रैगमेंटेड है एग्रीकल्चर में इंडिया में। एक लैंड है, फैमिली की वजह से, फैमिली पार्टीशंस की वजह से
उसके बहुत छोटे छोटे हिस्से हो गए। स्मॉल लैंड में हमेशा जो आपका प्रोडक्टिविटी रहता है, यील्ड रहता है, वो लो रहता है। थ्री ब्रॉड गोल्स ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, तो इंडिया की अब तीन गोल्स हैं। पहला, अचीव 4% ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। अभी हमारा ग्रोथ रेट 2.5% है। हमारा एम है कि हम 4% ग्रोथ को अचीव करें। ये कैसे हो सकता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ा के और कुछ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आके। दूसरा, इंक्लूसिवनेस एंड इक्विटी, माने हर फार्मर के भले का सोचो। सिर्फ बड़े बड़े फार्मर्स के बारे में मत सोचो, छोटे फार्मर्स के लिए भी सोचो। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर पे काम करो, जो एरियाज पिछड़े हुए इलाके हैं उन पे काम करो, रेन फेड एरियाज पे काम करो, ठीक है। डिसएडवांटेज कम्युनिटीज पे एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करो, ठीक है। थर्ड, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेसिलियंस, इंश्योर करो कि जब भी आप एग्रीकल्चरल सेक्टर को ग्रो करो तो वो सस्टेनेबल ही हो। सॉइल इरोजन ना हो, वाटर लॉगिंग ना हो, सॉइल डिग्रेडेशन ना हो, ये सब हमें इंश्योर करना होगा। क्वेश्चन है कि क्या ऐसे चैलेंजेस हैं अभी करेंटली जो हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में देख रहे हैं। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहले, अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सेकंड, टैरिफ वॉर्स, हमें बाहर अगर हम बाहर से कुछ इंपोर्ट करते हैं या इंडिया का कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें टैरिफ वॉर्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यूएस में करेंटली देयर आर टैरिफ वॉर्स। डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, ग्रोथ ऑफ द रूरल नॉन फार्म सेक्टर, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, startups, increased emphasis on sustainability. So beta, these are some of your changing narratives. ये हमारे कुछ इंडिया के चेंजेस हैं जो हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में जिसके साथ हमें डील करना है। एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस इन इंडिया एंड ग्लोबल चैलेंजेस। फर्स्ट, importance of agriculture in India. Agriculture plays a pivotal role in Indian economy. India achieved self-sufficiency in food grain. Despite these issues like neglect of rain-fed areas, non-cereal crops and poor farmers persist. ये मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया है। क्या चैलेंज है इंडियन सेक्टर में कि एग्रीकल्चर इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है। और ऑल्दो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में राइस एंड व्हीट में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की थी, बट अभी भी बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। जैसे अभी भी इश्यूज है कि वहां क्या करें जो रेन फेड एरियाज हैं, वहां क्या करें जहां पे हम इन दो क्रॉप्स के अलावा की बात कर रहे हैं। पुअर फार्मर्स एग्रीकल्चर में कैसे सस्टेन करें, इकोलॉजिकल इश्यूज, इन्वायरमेंटल इश्यूज को कैसे डील किया जाए, इस बात को कैसे डील किया जाए कि अभी भी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है एग्रीकल्चर में बट जीडीपी काफी कम है, और लिंकेज कैसे देखी जाए एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर के बीच की। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस इन द इंडियन सेक्टर। बेटा ये मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, ग्रोथ रेट काफी कम है, इनकम काफी कम है, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस दिस। सॉइल इरोजन हो रहा है, प्राइस बहुत वॉलेटाइल है, नेचुरल कैलेमिटीज आ रही हैं, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज दैट वी गो अहेड एंड वी फेस इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। नाउ given these issues, we want to go ahead and we want to understand the agricultural sector in India for transformation. So, which means that now agricultural sector has to go through significant transformation. और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ एंड इंक्लूसिवनेस को इंक्लूड करेगा। बट वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द ग्रोथ इन क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। हमने देखा है कि फूड प्रोडक्शन जो है वो काफी बढ़ गई है, पल्सेस का प्रोडक्शन इंडिया में इंक्रीज हो रहा है, हॉर्टिकल्चरल रेवोल्यूशन आ रहा है, एंड फूड एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। गवर्नमेंट इस चीज पे फोकस कर रही है कि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना चाहिए, और एम होना चाहिए कि गवर्नमेंट का एम था कि 2022 तक फार्मर्स का इनकम विल डबल, राइट। अब इस पेपर में हमें क्या करना है, व्हाट्स द एम ऑफ द पेपर? द एम and the key questions addressed in the paper are the following. First, how far India progressed in growth, inclusiveness, and sustainability in the past decade?
तो हमने देखा कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, उसे ग्रो करना है। हमें हर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को इंक्लूड करना है, विमेन को इंक्लूड करना है, पुअर फार्मर्स को इंक्लूड करना है, और हमें सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए एग्रीकल्चरल सेक्टर में। तो इस पेपर में हम यही देखेंगे कि क्या हम ये सब अचीव कर पाए हैं या नहीं, एंड आने वाले टाइम के लिए क्या पॉलिसीज एंड रिफॉर्म का जरूरत है, कैसे हम फ्यूचर में एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी एम टू सी इन दिस पेपर। ओके।